एक समय की बात है, शिवपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम शंकर था। उसके माता पिता की मृत्यु होने की वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक हिरन जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे हिरन? छोटा सा मासूम हिरन कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है जंगल में इस मासूम हिरन का किसी ने शिकार किया है और यह उस शिकारी के शिकार से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे हिरन, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा, फिर तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शंकर उस हिरन को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह हिरन उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है। छोटे हिरन, तुम क्या गूंगे हो? मैं तुम्हें कब से इतनी सारी बातें कह रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेके चलता हूँ। शंकर उस छोटे से जख्मी हिरन को अपनी गोद में उठाकर वैद्य जी के पास जाने लगता है। अरे शंकर, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? और यह हिरन तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। वैद्य जी, यह हिरण बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। शंकर, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और तुम इस हिरण को लेकर आए हो। भले इसे इलाज की क्या जरूरत, ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो दर्द होता है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस हिरण के इलाज में लगानी चाहिए। नहीं वैद्य जी, मेरे पैसों का मोल इस हिरण के जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है शंकर, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी शंकर और हिरन को अपने घर ले आते हैं। वह हिरन की चोट पर बहुत सारी दवा लगाकर उसकी पट्टी बांधते हैं। देखो शंकर, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। शंकर हिरन को लेकर अपने घर चला जाता है। हिरन बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर शंकर के पास लेटा रहता है। छोटे हिरन, तुम तो कुछ बोलते नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटा हिरन कह के बुलाऊंगा। इतना कहकर शंकर छोटे हिरन के लिए घास लेने चला जाता है। छोटे हिरन, देखो मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाया हूँ। मैंने सुना है कि तुम हिरन को घास बहुत पसंद है। अब जल्दी से उठो और सारे घास खाकर खत्म करो। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम जल्दी ठीक हो पाओगे। शंकर इतना कहकर अपने हाथ से घास को उस जख्मी हिरन के मुंह में डालने लगता है। वह छोटा हिरन धीरे धीरे आराम से घास को खाता है, साथ ही अपनी मोटी मोटी आंखों से शंकर को टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं। शंकर उस छोटे हिरन की ऐसी ही सेवा करता है, जिससे वह छोटा हिरन ठीक हो जाता है। छोटे हिरन, अब तुम पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुके हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के पास जंगल में छोड़ देता हूँ। शंकर यह कहकर हिरन को जंगल की तरफ लेकर जाता है। यह लो छोटे हिरन, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार वालों के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। शंकर की यह बात सुनकर छोटा हिरन उसकी गोद से उतरता ही नहीं है। शंकर हिरन को ऐसा करते देख उससे कहता है, छोटे हिरन, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। शंकर की बहुत कोशिशों के बाद भी हिरन उसकी गोद से नहीं उतरता। छोटे हिरन को ऐसा करते देख शंकर परेशान होकर कहता है, छोटे हिरन, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। शंकर की यह बात सुनकर
हिरन उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। छोटे हिरन को ऐसा करते देख शंकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे रूप में मेरे लिए एक साथी मिल जाएगा। शंकर यह कहकर उस हिरन को अपने घर वापस ले आता है और फिर वह दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा हिरन शंकर के हर काम में उसका हाथ बटाता है। एक दिन शंकर जंगल में लकड़ी काटने जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लकड़हारा आता है और कहने लगता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शंकर है और मैं यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। हो सकता है कि आप और मैं रोजाना अलग अलग टाइम पर लकड़ी काटने आते हैं, इसलिए हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझसे मत बोलो। और रही बात तुम्हारे यहाँ आने की, तो आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ लकड़ी काटते न देखूं, क्योंकि यह जंगल मेरी है। अगर तुमने दोबारा इस जंगल से लकड़ियाँ काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी जंगल में काट कर फेंक दूंगा। शंकर गरीब होने के साथ ही बहुत सीधा भी था, इसलिए वह उस लकड़हारे से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है, जहाँ छोटा हिरन उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। छोटे हिरन, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। कुछ देर बाद शंकर छोटे हिरन से कहता है, छोटे हिरन, मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। शंकर यह कहकर उस छोटे हिरन को अपने साथ ले जाता है और फिर चलते चलते वह दोनों जंगल की तरफ आते हैं। तभी अचानक हिरन शंकर का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। तभी शंकर छोटे हिरन से कहता है, क्या हुआ छोटे हिरन, तुम ऐसे मुझे बार बार क्यों खींच रहे हो? अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है। रुको देखता हूँ, शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कुछ मिल जाए। शंकर यह कहकर उस हिरन को अपने साथ लिए जंगल के अंदर किसी भोजन की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उस जंगल में सूखे पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी शंकर छोटे हिरन से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे ही हम दूसरे राज्य पहुँचेंगे, हो सकता है वहाँ कोई हमारी मदद कर दे। शंकर यह कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज्य पहुँच जाता है। अब तो शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अभी शंकर छोटे हिरन से यह कह ही रहा था कि तभी उसे पीछे से उस राज्य के राजा आते हुए दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। महाराज, असल में मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो? तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम शंकर है और मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ काम करने की तलाश में आए हो? अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के सामने वाली नदी और उसके पास के झरने की सफाई करो, तो बदले में मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह दूंगा, तो क्या तुम यह काम करना चाहोगे? शंकर राजा की यह बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। अरे शंकर, कोई बात नहीं, तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो, हमारे मेहमान हो, इसी नाते तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा यह कहकर शंकर और उसके हिरन को अपने महल में ले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। शंकर सारा दिन महल के पास झरने और नदी की साफ सफाई करता है और उसके साथ उसका हिरन भी उसके छोटे छोटे काम में उसकी मदद करता है। राजा शंकर को मेहनत और ईमानदारी से काम करता देख बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और कहते हैं,
महाराज क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। हैं? कैसी बुरी खबर मंत्री जी? महाराज, महल में जो कीमती खजाना रखा था वह चोरी हो गया है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा गुस्से से महल के सारे नौकरों को अपने पास बुलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में से ही किसी ने मेरे खजाने की चोरी की है, तो जिसने भी यह काम किया है वह सामने आ जाए और सच बता दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे माफ कर दूंगा और साथ ही साथ कुछ खजाना भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम सब के साथ बहुत बुरा करूंगा, बहुत बुरा। राजा यह कहकर एक एक नौकर से पूछताछ करते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि यह काम हमारे राज्य के किसी नौकर का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य से आए हुए नौकर का है। मुझे नहीं लगता मंत्री जी कि शंकर ऐसी हरकत करेगा। वह तो बहुत ही सीधा और ईमानदार लगता है। महाराज, मुझे तो यही लगता है। लेकिन मंत्री जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शंकर ही है जो महल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें शंकर की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, चलिए जहाँ शंकर रहता है हम सब वहीं चलते हैं और उसका तलाशी लेते हैं। राजा यह कहकर शंकर के पास जाते हैं। शंकर, मैंने तुम्हें सीधा और ईमानदार समझकर अपने राजमहल में काम दिया था और तुमने मेरे ही खजाने की चोरी कर ली। चोरी? कैसी चोरी महाराज? और आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? शंकर, जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। अब बताओ, तुमने महाराज का खजाना कहाँ छुपाया है? महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया। मैं चोर नहीं हूँ। शंकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, मगर राजा उसकी एक नहीं सुनते। तभी मंत्री जी शंकर के आसपास तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं। यह देखिए महाराज, यह वही सिक्का है जो आपके खजाने में हुआ करता था। राजा उन सोने के सिक्कों को देखकर गुस्से में शंकर से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझे यह सिला दिया। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा के लिए मेरे महल में कैद रहोगे। राजा यह बोलकर अपने सिपाहियों से कहकर शंकर को कैद करने का हुक्म देते हैं। 3 दिनों तक शंकर को कैद करके उससे पूछताछ की जाती है। मंत्री जी, शंकर को कैद किए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वह हमारा सारा खजाना वापस कर दे? महाराज, मुझे लगता है कि वह शंकर ने सारा खजाना अपने राज्य के राजा के पास भेज दिया है। अभी राजा और मंत्री यह बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शंकर का छोटा हिरन आता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज। अरे, तुम तो वही हिरण हो ना जो उस शंकर के साथ हमेशा रहते थे? जी महाराज, मैं वही हिरण हूँ। मगर मैंने तो तुम्हें कभी बोलते हुए नहीं सुना था। जी महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है और किसने उसे चोरी किया है। अच्छा हिरण, तो बताओ मेरा खजाना कहाँ है? महाराज, महल के पीछे जो पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वो खजाना उसी गुफा में छुपाया गया है। लेकिन हिरण, हमें थोड़ा विस्तार में बताओ, आखिर ये काम किसने किया है? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि आपके खजाने को किसने चुराया है। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। हिरण, बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी शंकर को अपनी कैद से आजाद करना होगा। अरे हिरण, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं जानता हूँ और यकीन आपको भी होगा। जब सच पता चलेगा तब आप भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा तो ठीक है, सिपाहियों, शंकर को बाहर लाओ। राजा उस हिरन की बात सुनकर अपने सिपाहियों से शंकर को आजाद करने के लिए कहता है।
अब बोलो हिरण, मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया। अब मुझे सब सच्चाई बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका खजाना उस पर्वत के नीचे है और उसे चुराने वाला और कोई नहीं, आपके मंत्री जी हैं। मैं महाराज, ये हिरण झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? इतने सालों में क्या कभी मैंने आपसे कोई बेईमानी की है? महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने यह खजाना नहीं चुराया। यह जरूर इस हिरण और उसके मालिक शंकर का काम है। मंत्री की बात सुनकर राजा उस हिरण से कहते हैं, अरे मूर्ख हिरण, यह क्या कह रहे हो तुम? हमारे मंत्री पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज, राजा उस हिरण की बात मानकर सबके साथ उस पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। छोटा हिरण सबको उस पर्वत के नीचे बनी गुफा में ले जाता है और वहाँ पर छुपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। मंत्री जी, आपने मेरा खजाना चुराया, ऐसा क्यों? महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने यह खजाना नहीं चुराया। यह जरूर इस हिरण और उसके मालिक शंकर का काम है। चुप, बिल्कुल चुप। मंत्री जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं सब कुछ समझ गया। अब इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपकी सजा यही है कि आप शंकर की जगह महल में कैद रहेंगे और आपकी जगह शंकर महल का नया मंत्री बनेगा। मंत्री को सजा सुनाने के बाद राजा शंकर से कहते हैं, शंकर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह सजा दे दी थी। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अरे शंकर, तुम्हारा यह हिरण बहुत ही समझदार है और तुम्हारा बहुत ही वफादार साथी भी है। अगर आज यह न होता तो सच में हम तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में रखते। जी महाराज, मैं जानता हूँ कि यह मेरा छोटा साथी मेरा वफादार है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह बोल भी सकता है। अरे हाँ, वैसे छोटे हिरण, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब मंत्री जी ने किया है? महाराज, जब आप शंकर को सजा देने के लिए ले जा रहे थे, तब मुझे एक सोने का सिक्का मंत्री जी के पास से गिरा हुआ मिला। उस दिन से मैंने मंत्री जी पर नजर रखना शुरू कर दिया था और फिर जैसे ही मुझे खजाने का पता चला तो मैंने आपको आकर बता दिया। शाबाश छोटे हिरण, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। शुक्रिया मेरे छोटे हिरण, मैं तुम्हारी वफादारी को सलाम करता हूँ।